नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, हम बात करेंगे सम्राट चौधरी की, हम बात करेंगे नीतीश कुमार की और बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। बिहार के राजनीतिक इतिहास में मित्रों ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई गृह मंत्री बना है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार में कोई गृह मंत्री बना है। अब तक का इतिहास रहा है, आज देश की आज़ादी से लेकर अब तक, मतलब 1947 से लेकर अब तक का इतिहास रहा है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री होता रहा है उसी के पास गृह विभाग रहता है। पहली बार बिहार में कोई गृह मंत्री बना है और वो गृह मंत्री बना है सम्राट चौधरी। आपको पता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड उनकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री बनाकर सम्राट चौधरी को इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हैं। अब तक कई लोग लगातार बीजेपी से यह सवाल किया करते थे कि राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा तेजस्वी यादव, जनता दल यूनाइटेड का चेहरा नीतीश कुमार, बीजेपी का चेहरा कहां है। कई बार चाहे वो राजद के लोग हों, चाहे जब जदयू विपक्ष में रहा करती थी, जदयू जब राजद के साथ सरकार चलाया करती थी, तो जदयू के लोग भी बीजेपी पर ताना मारा करते थे कि बीजेपी के पास तो कोई नेता है नहीं। तो अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अपना नेता बनाकर, नेता घोषित करके बिहार में एक प्रकार से अपना चेहरा दिखा दिया बीजेपी ने। तो सवाल ये उठ रहा है आज ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया, तो सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट चौधरी ही क्यों? बीजेपी के पास तो कई नेता हैं, मंगल पांडे हैं, विजय कुमार सिन्हा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको मिलता गृह मंत्रालय, वो चेहरा बनते बीजेपी के। भले ही उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, लेकिन बीजेपी तो स्पष्ट घोषित कर दिया है कि सम्राट चौधरी ही उसके चेहरा है। नित्यानंद राय को बीजेपी बनाती बिहार में गृह मंत्री। आप कहेंगे सांसद नहीं है, तो सांसद तो नीतीश कुमार भी हुआ करते थे जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 2005 में, तो सुशील मोदी भी सांसद हुआ करते थे। नित्यानंद राय से इस्तीफा दिलाकर लगा देते बिहार में। कई विधायक जीत कर आए, किसी को गृह मंत्री बनाते, लेकिन सम्राट चौधरी को ही क्यों? तो सबसे पहले समझिए कि उसका कारण क्या है। आप एक चीज देखिए कि बीजेपी, पहला कारण मैं बता रहा हूं, बीजेपी में जितने भी नेता हैं बीजेपी के अंदर, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति और जातिगत समीकरण ये प्राइमरी है। इस बार का भी जो चुनाव परिणाम है, कई लोग कहते हैं कि बिहार ने जाति से ऊपर उठकर मतदान किया है, लेकिन मैं तो कहता हूं नहीं, वही ट्रेंड रहा है। थोड़ा सा अंतर यह पड़ा है कि नीतीश कुमार ने पैसा देकर वोट खरीदा है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। ये 10,000 का ट्रांसफर करना, पेंशन बढ़ाना, फ्री बिजली 125 यूनिट तक, ये 3 कम से कम ऐसे फैसले रहे जिस कारण से नीतीश कुमार, हारता हुआ नीतीश कुमार बिहार में फिर से जीत गए। खैर वो अलग बात करेंगे हम। आज बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही क्यों बीजेपी का चेहरा। देखिए मित्रों, तो सबसे पहला कारण मैंने बताया कि जिस प्रकार से इस चुनाव के दौरान, और इस चुनाव में ही नहीं बल्कि चूंकि जाति सबसे बड़ा फैक्टर है, बिहार में 3 जाति समूह के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, मतलब पोलराइजेशन होता है, खिलाफ में होता है। प्रो नहीं होता पोलराइजेशन, एंटी पोलराइजेशन होता है। किसके खिलाफ? सबसे पहले हुआ 1990 में। मैं पहले भी अलग वीडियो में बता चुका हूं ये बात। 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद, चूंकि लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तो सबसे पहला ध्रुवीकरण शुरू हुआ सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मण, भूमिहार के खिलाफ, राजपूत के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ। उन दिनों जातीय नरसंहार भी हुआ करते थे। कई जातियों की सेनाएं बनी हुई थी, सनलाइट सेना, रणवीर सेना, एमसीसी, मतलब ये कहने के लिए एमसीसी वगैरह नक्सली संगठन थे, लेकिन दरअसल इसके जड़ में देखेंगे तो सब जातीय सेना ही हुआ करती थी। ठीक, आज आप अशोक महतो को देख रहे हैं ना, परमेश्वर मुखिया सब थे रणवीर सेना के, और अशोक महतो तो अभी हैं। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने जिनको हराया है, अरुणा देवी वारसलीगंज से, उनके पति अखिलेश सिंह, ऐसे कई चेहरे थे बिहार में, आनंद सिंह हैं, कई चेहरे थे उन दिनों। जो जातीय संघर्ष, आनंद मोहन, पप्पू यादव, ऐसे लोग जातीय संघर्ष
तो सवर्ण के खिलाफ पिछड़ों दलितों का ध्रुवीकरण कराकर लालू प्रसाद यादव ने लंबा समय बिहार में राज किया। उसी दौरान 90 के दशक में ही मंडल के साथ साथ मंदिर का आंदोलन भी शुरू हुआ था। वैसे दरअसल मंडल की राजनीति से 1 साल पहले ही मंदिर की राजनीति शुरू हो चुकी थी मित्रों। कई राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि मंडल के जवाब में मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, उनके पास जानकारी कम है या फिर वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। दरअसल मंदिर की राजनीति की शुरुआत 1989 में ही हो गई थी और उसका एक प्रमाण मैं बताऊं, जो बीजेपी मात्र 2 लोकसभा सदस्य थे उसके पास 1989 के लोकसभा चुनाव में उसके 88 सांसद चुनकर पहुंचे थे लोकसभा में गठबंधन में। 88, 2 से 88, 44 गुना। और क्या हुआ था, रामशिला पूजन पूरे देश भर में चल रहा था राम जन्मभूमि के समर्थन में। और लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा। उसके बाद क्या हुआ कि सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ भी ध्रुवीकरण, मुसलमानों के खिलाफ भी ध्रुवीकरण हो गया शुरू। मतलब कोई भी मुसलमान उम्मीदवार होगा उसके खिलाफ सभी हिंदू एकजुट हो जाते थे। वैसे ही जैसे सवर्णों के खिलाफ जहां कहीं भी किसी भी पार्टी का उम्मीदवार यदि सवर्ण हुआ तो उसके खिलाफ हर जाति इकट्ठा, कि सवर्ण को किसी कीमत पर ब्राह्मण भूमिहार को, विशेषकर राजपूत तो निकाल लेते थे सीट कई जगह, लेकिन ब्राह्मण भूमिहार उम्मीदवार जीते नहीं, चाहे वो उम्मीदवार कांग्रेस का हो, चाहे वो उम्मीदवार बीजेपी के हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो जीते नहीं, चाहे वो सीपीआई सीपीएम के ही उम्मीदवार क्यों ना हो। तो ध्रुवीकरण सवर्णों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ की राजनीति की शुरुआत हो गई 1990 में। 2000 वर्ष 2000 आते आते शुरुआत 94 से ही हो गई थी जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाया था, और उसके बाद 95 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। तब से क्या हुआ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लव कुश समीकरण ने लालू यादव को चुनौती दिया। फिर उसमें धीरे धीरे जो है आने वाले दिनों में 97 में फिर रामविलास पासवान आ गए इन लोगों के साथ, तो शरद यादव आ गए। तो एक गैर यादव पिछड़ा, मतलब यादव और ओबीसी जो है, उसमें ईबीसी की बात मैं नहीं कर रहा, केवल जो 4 जातियां हैं प्रमुख रूप से ओबीसी में बिहार में, वैसे यादव, कुर्मी और कुशवाहा। तो यादव एक तरफ, गैर यादव पिछड़ा दूसरे तरफ, नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ, चूंकि वैश्य वर्ग थे तो बीजेपी के साथ। तो जब नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन हुआ उसके बाद से गैर यादववाद भी शुरुआत हो गई, जैसे गैर सवर्णवाद, गैर मुस्लिमवाद और फिर गैर यादववाद। आज भी बिहार में वही राजनीति चली आ रही है। अब मैं बताऊं थोड़ा सा, सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण घट गया है। क्यों, उसका कारण समझिए, क्यों घटा है तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को क्यों आगे किया। सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण घट गया। क्यों घटा, इसलिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण 90 में शुरुआत हुई तब जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय नेता तक सवर्ण हुआ करते थे, फॉरवर्ड हुआ करते थे। बीजेपी के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता सबके सब सवर्ण हुआ करते थे। कम्युनिस्ट पार्टियों के, सीपीआई सीपीएम के बिहार के नेता और दिल्ली में रहने वाले नेता सबके सब फॉरवर्ड हुआ करते थे। तो लालू यादव को कहने में आसानी होती थी कि सब जगह ये सवर्ण का कब्जा है। लेकिन अब क्या है, सवर्ण के खिलाफ ध्रुवीकरण घटा है। उसका कारण क्या है कि कोई सवर्ण बिहार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री का भी दावेदार नहीं है। अब नीतीश कुमार बना देते हैं इसलिए कि खुश करना है। बीजेपी इसलिए बनाती है किसी फॉरवर्ड को मंत्री कि उस जाति का वोट चाहिए, चेहरा नहीं है। हर पार्टी पर प्रायः आप देखेंगे बैकवर्ड, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित का ही कब्जा है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कोई ऐसा नाम बताइए जो फॉरवर्ड की पार्टी हो। नहीं है, सच्चाई है नहीं। तो इसीलिए
सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण घटा, लेकिन यादव मुसलमान के खिलाफ बढ़ा। अब देखिए, यादव मुसलमान के खिलाफ बढ़ा तो सम्राट चौधरी के चेहरे को अब आप बीच में रखिए। ये यादव मुसलमान के खिलाफ ध्रुवीकरण बढ़ा तो सम्राट चौधरी को बीच में रखिए। सम्राट चौधरी की पहचान क्या बनी थी? मुरट्ठा बांधने की। और मुरट्ठा कौन सा? भगवा। बात करने का, भाषण देने का स्टाइल आक्रामक। कौन सा स्टाइल? योगी आदित्यनाथ वाला स्टाइल। ठीक है। जाति से कुशवाहा, मतलब कुशवाहा मतलब ओबीसी में संख्या बल में यादव के बाद दूसरी जाति। ओबीसी में संख्या बल में यादव के बाद नंबर 2 संख्या के मामले में कुशवाहा। कुर्मी उसके बाद आता है। ठीक है। वैश्य की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वैश्य आक्रामक नहीं होता। वैश्य व्यापार करने से मतलब रखता है, उसको बहुत ज्यादा मुकाबला करने की सोचता नहीं वो। तो इसीलिए बीजेपी ने कुशवाहा, बीजेपी को तलाश थी कुशवाहा जाति के एक ऐसे नेता की जो यादववाद से मुकाबला कर सके। क्योंकि बीजेपी ने देखा था कि नीतीश कुमार को आगे करने के बाद किस प्रकार से गैर यादववाद की राजनीति बिहार में परवान चढ़ी, कि लगातार 20 वर्ष चुनाव जीतने के बाद भी आगे भी फिर से एक बार बहुमत मिला एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर। तो इसीलिए बीजेपी ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से सम्राट चौधरी को आगे किया कि पिछड़े वर्गों में दूसरे नंबर की जाति कुशवाहा, सम्राट चौधरी का होना सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी क्वालिटी। सम्राट चौधरी का बात करने का अंदाज आक्रामक, मतलब योगी स्टाइल। तीसरा कारण, बीजेपी में जितने भी पहले से नेता हैं, आप कहेंगे बीजेपी ये दूसरे दल से आए हुए सम्राट चौधरी को क्यों अपना नेता बनाया? बीजेपी में तो कई कुशवाहा नेता होंगे, कई लोग हैं बीजेपी में, लेकिन चाहे वो कुशवाहा जाति के नेता हो बीजेपी में, चाहे वो वैश्य वर्ग के हो, चाहे यादव जाति के नित्यानंद राय हो, चाहे भूमिहार जाति के कोई विजय सिन्हा हो, किसी भी जाति के, चाहे तेली जाति के हो, सूर्य जाति के हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के लखेंद्र पासवान क्यों ना हो, वो रविदास जाति के जनक चमार ही क्यों ना हो, किसी की भी पहचान जाति से नहीं जुड़ी हुई है, किसी की भी पहचान जातिवादी नहीं है। मतलब नित्यानंद राय में लोग यादव का नेता नहीं देखते। ठीक है। ये दिक्कत है बीजेपी के साथ कि बीजेपी के जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनके अंदर लोग उनकी जाति का नेता नहीं देखता, उनके अंदर दिखता है बीजेपी का नेता। ये बीजेपी के पास समस्या है। और बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें बीजेपी को चाहिए ऐसा नेता, जैसे चिराग पासवान में पासवान का नेता दिखता है, जैसे तेजस्वी यादव में यादवों का नेता दिखता है, जैसे मुकेश सहनी में सहनी का नेता दिखता है, जैसे जीतन राम मांझी में मुसहर भुइयां समाज का नेता दिखता है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा में कोई भी जाति कुशवाहा जाति का नेता दिखता है। वैसे ही बीजेपी को चाहिए ऐसा चेहरा जिसमें कुशवाहा जाति का नेता दिखता है। और इस फॉर्मूले में जो खांटी भाजपाई है कोई फिट नहीं करता। इसीलिए बाहर से आए हुए सम्राट चौधरी, जो कि जिनके पिता पहले कांग्रेस से राजनीतिक यात्रा शुरू किया था, उनके पिता सम्राट चौधरी ने, खुद सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा लालू यादव की पार्टी से शुरुआत हुई थी, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ गए, उसके बाद जीतन राम मांझी के साथ गए, फिर भाया जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ आए सम्राट चौधरी, और अब आज समय है जब बीजेपी के वो चेहरा बने हैं बिहार में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये कारण समझ में आता है। आपको क्या लगता है? आप बताइएगा कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं। मेरा तो यही अनुमान है कि बीजेपी इसीलिए सम्राट चौधरी पर दांव लगाई क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि अपनी जाति में, अपनी जाति का वोट बीजेपी के पास लाने में सक्षम हो। लेकिन सम्राट चौधरी में वो कुवत है जो जातिगत ध्रुवीकरण जो है, गैर यादववाद की राजनीति, यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण, जिस वोट बैंक के सहारे बीजेपी चुनाव जीतती है, प्रायः मैं केवल बीजेपी की नहीं एनडीए की बात कर रहा हूं।
तो ये प्रमुख कारण है। अब इसमें दो बातें हैं, आप कितने सहमत हैं, और दूसरा ये भी है कि सम्राट चौधरी कितना सफल होते हैं। बीजेपी का मिशन सम्राट बिहार में कामयाब होगा या नहीं होगा, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।